तो माई सेल्फ डॉक्टर शाहनवाज खान। आज हम नीट बायोलॉजी के सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज चैप्टर 1 का जो सिलेबस है, लिविंग वर्ड चैप्टर है, उसको डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जब एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी मैं किसी भी टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, तो हम लोग 3 बातों का बड़ा इम्पॉर्टेंट केयर करेंगे। एक तो कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर अप हो। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स लेने की, तो हम उसे भी लेंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 10 से 15 सालों में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो भी एक्सप्लेन हो जाए, भले ही मुझे बियॉन्ड द सिलेबस जाना पड़े। और ये है तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात इसी में जोड़ूंगा कि हम लोग पढ़ते समय एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बायोलॉजी में पर्टिकुलरली 2 और टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं। एक तो प्रैक्टिकल मैनुअल जो सीबीएसई का है वो भी इंक्लूड करना है, और इसके अलावा एक बुक ऑब्जेक्टिव की आती है, एंड दैट बुक इज़ एग्जाम्पलर। तो वी हैव टू इंक्लूड दोज सिलेबस, दोज टेक्स्ट ऑल्सो। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, एंड दैट इज़ लिविंग वर्ड की बात कर रहे थे। तो लिविंग वर्ड की बात कर रहे थे, और ये इससे आप जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी टॉपिक की शुरुआत होती है, किसी चैप्टर की शुरुआत होती है, किसी बुक की शुरुआत होती है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाता है। कुछ ना कुछ तो इंट्रोडक्टरी बातें की ही जाती हैं। फिर भी इस चैप्टर में जो लिविंग वर्ड का है, और सवाल यह है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम डिस्कशन क्या करने जा रहे हैं, बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये ज़रूर डिस्कस कर लिया जाए। और जैसे ही मैं बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको देता हूँ, एनसीईआरटी के वो एक लाइन कॉपी करके आपको देता हूँ कि भाई बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ ए लाइफ एंड व्हाट इज़ अ लिविंग थिंग, क्या है। और इस तरह से यहीं पे मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊं, और मेरे पास ये एक स्लाइड में ब्लैंक पेज है। मैं इस पे कुछ बातें आपसे लिख के करना चाहता हूं, और वो ये कि जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बताइए लिविंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि दिस पेन इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, दिस पेन इज़ प्लांट और एनिमल। तो आप तो बहुत सरप्राइजिंग सवाल सोचेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है, पेन एनिमल है या प्लांट है। हाँ, आपको पहले पहचानना तो होगा कि भैया ये पेन है, कि ये जो है लिविंग है, नॉन लिविंग है। और इस तरह से हमारे सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सड़क पे मान लीजिए कि सांप बैठा हो या रस्सी पड़ी हो, ये जानने के लिए मैं पत्थर फेंक के देखता हूँ कि अगर वो रेंगता हुआ चला गया तो इसका मतलब सांप है। तो मेरा कहने का मतलब, सबसे पहले आपने कहा बायोलॉजी इज़ द साइंस, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ। तो पहले हम ये तो जानें कि हमारे आसपास लाइफ या लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा, और वो ये कि आपसे ये कहूँगा कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ज़रा एक बात है, हमारे आसपास 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। आपको मैं कहिए तो एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हमारे आसपास गाय, भैंस, भेड़, बकरी, छिपकली, मच्छर और बनाना,
इसके अलावा मैंगो का प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। आजकल अश्वगंधा का प्लांट बड़ा फेमस हो गया है कोरोना काल में। इसके अलावा गिलोय टीनोस्पोरा एक प्लांट है जो बहुत फेमस है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये सारी चीज़ें लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग इन द सेंस, क्या मतलब है आपका? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे ये सीमेंट की दीवारें हैं, ये लोहे की खिड़कियां हैं, इसके अलावा ये प्लास्टिक की पेन है, ये फाइबर की पेन है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आसपास और है एंड दैट इज़ डेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे आसपास कुल मिला के 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग और तीसरी है दैट इज़ डेड। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये नॉन लिविंग और डेड ऑब्जेक्ट्स में से क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? तो याद रखिएगा, जो कभी भी ज़िंदा नहीं रहा है वो कहा जाएगा नॉन लिविंग, और जो कभी ज़िंदा था आज ज़िंदा नहीं है दैट विल बी कॉल्ड एज ए डेड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स ये हैं। जैसे ये लकड़ी की खिड़की के दरवाज़े लगे हैं, लकड़ी का फर्नीचर रखा हुआ है, तो ये डेड ऑब्जेक्ट्स में आएंगे क्योंकि ये कभी ना कभी ज़िंदा था। तो इस तरह से ये तो कुछ ऑब्जेक्ट्स डेड हैं, कुछ लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग है। दूसरी बात है, हम कह रहे हैं बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ, बायोलॉजी स्टोरी है लाइफ की। तो सवाल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि पहले मैं अपने आसपास से लिविंग ऑब्जेक्ट्स को पहचान लूँ तब तो उनकी स्टडी करूँगा। भाई मुझे कैसे पता मैं इस पेन की स्टडी ज़ूलॉजी में करूँ कि बॉटनी में करूँ, मैं मोबाइल की स्टडी जो है बायोलॉजी में करें कि एनाटॉमी में करें कि फिजियोलॉजी में करें, हम क्या करें? पहले पहचानना होगा। और एक बात तो ये हो गई। दूसरे 2 बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कह दूं। एक तो व्हाट इज़ ए बायोलॉजी, अगर कोई हमसे पूछ बैठे तो मैं कह दूंगा कि बायोलॉजी इज़ ए स्टोरी ऑफ लाइफ, ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ की स्टोरी को आप याद रखिएगा कि कहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं मून पर चला जाऊं, अगर मैं मार्स पे चला जाऊं, अगर मैं मंगल ग्रह पे चला जाऊं, जुपिटर पे चला जाऊं, अर्थ के बाहर जाऊं के स्पेस में जाके लाइफ की स्टडी करूं, तो कौन सा सब्जेक्ट कहा जाएगा? तो याद रखिएगा कि एक्सोबायोलॉजी कहते हैं उसे। तो अर्थ पे अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइफ की स्टडी करते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजी। और अगर आप चाँद पे जाके स्टडी करते हैं, मंगल ग्रह पे स्टडी करते हैं, और आपको पिछले साल का भारत सरकार का इसरो का एक प्रोजेक्ट याद होगा, चंद्रयान 2 हमने भेजा था चाँद पे लाइफ की स्टडी करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेसफुल नहीं हुए। भविष्य में फिर से हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे और सफलता पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई पूछे कि चंद्रयान 2 के ज़रिए जो लाइफ की स्टडी की बात आप कर रहे थे चाँद पे, वो किस टॉपिक में आएगा, तो दैट विल बी एक्सोबायोलॉजी। दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये था। अब सवाल उठता है कि हमें इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से पहचानना है, और किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए there are certain characters, there are certain features। और बगैर मैं आपको 2 बड़े कॉमन एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आज आपने बायोलॉजी की शुरुआत किया है, एक स्टूडेंट से कहूं कि आज एक बायो की बुक ख़रीद लीजिएगा, तो अगर बुक शॉप पे जाके आप बायो की एक बुक मांगें तो मुझे लगता है वो 1 दर्जन किताबें आपको दिखाएगा कि ये किताब है, ये किताब है। क्या आप रियली पहचान पाएंगे कि कौन सी किताब लेनी है? मुश्किल हो जाएगा। आप
फिर आके हमसे पूछोगे कि कौन सी किताब लेनी है, उसके फीचर्स बताइए। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 11 की बुक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसके अलावा ग्रीन कलर की बुक है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन है, 200 रुपीज़ की है, 300 पेजेस हैं। अब आप जाके उस किताब को आसानी से पहचान लोगे। इसी को आप कहते हैं कि हम आपको कुछ फीचर्स बताएंगे, तब जाके आपको पहचानना होगा। और इस तरह से एक पॉइंट और क्लियर कर दूं यहाँ पे, और वो ये दूसरा एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं कि मान लीजिए आपको अपने किसी रिलेटिव को लेने जाना हो स्टेशन, आप उसे पहचानते ना हो, तो आप उससे फ़ोन करके पूछेंगे कि आप अपनी शर्ट का कलर बताइए, आप अपनी हेयर स्टाइल बताइए कि बाल सर पे हैं कि गंजे हैं। इसके अलावा आप उससे जो है हाइट पूछेंगे कि छोटे कद के हैं कि बड़े कद के हैं। और अगर तब भी नहीं पहचान पाएंगे तो आप उससे उसका स्किन कलर पूछेंगे, स्किन कलर पूछेंगे कि काले हो कि गोरे हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने 4 कैरेक्टर्स रिश्तेदार के बताए जिससे आप पहचान सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें छिपी हुई थी, वो आपने मेंशन नहीं किया, वो आपने गौर नहीं किया कि पहले मैंने शर्ट का कलर पूछा था और लास्ट में मैंने पूछा था काले हो या गोरे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था रिश्तेदार से मैं पहले पूछ लेता काले हो या गोरे हो और उसके बाद लास्ट में शर्ट का कलर पूछता? नहीं, हर चीज़ की एक प्रायोरिटी होती है कि आप पहले क्या पूछेंगे, बाद में क्या मेंशन करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी रिश्तेदार से सबसे पहले ये पूछ लें काले हो या गोरे हो, तो वो स्टेशन से लौट जाएगा, फिर आपको बताएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले क्या है और दूसरे बात फिर क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रायोरिटीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लिविंग बींग्स के अभी मैं आपको 6 या 7 कैरेक्टर्स बताऊंगा और फिर आपको बताना होगा कि प्रायोरिटी। अच्छा, नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न भी कुछ ऐसा है कि एग्ज़ामिनेशन में 4 ऑप्शंस रहते हैं हर सवाल के, और अक्सर देखा गया है 2 सही होते हैं, 3 सही होते हैं, चारों सही होते हैं। तो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर सेलेक्ट करना है, और बेस्ट पॉसिबल आंसर मीन्स आपको ये बात बतानी होगी कि कैसे करना है। तो मैं आपसे कह रहा था कि व्हाट इज़ लाइफ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा सेंटेंस लिखा हुआ है, और लिखा हुआ लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू। अब देखिए, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रेस्पॉन्सिवनेस है, एडॉप्टेशन है और रिप्रोडक्शन है। ये कुछ, खैर मैं बात कर रहा था कि बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी और पढ़ते समय 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि बायोलॉजी में किसी टॉपिक, किसी टर्म की बात आ जाए तो उसके फाउंडर कौन है, फादर कौन है, और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि उस टर्म को पहली बार इस्तेमाल किसने किया था। तो यह है, जैसे हम लोगों के यहाँ जब किसी का इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो लोग नाम के साथ अपने फादर का नाम बता देते हैं। नहीं, मुझे उन पंडित जी का भी नाम चाहिए जिन्होंने नामकरण किया था। तो हमें दोनों बातें चाहिए, फादर का नाम भी चाहिए और नामकरण करने वाले का भी नाम चाहिए। जैसे मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये है, देखिए, अरिस्टोटल ने बायोलॉजी की शुरुआत की थी। ही इज़ कॉल्ड एज ए फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं। और ये कब की बात है? ये बात है आज के करीब 2300 साल पुरानी बात है। 2300 years before biology was started by Aristotle. Aristotle is called as a father of biology. He is called a father of biology कहते हैं। और आज के काफ़ी साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी।
एक बात और मेरे मन में ये सवाल है, ज़रा मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए कि साइंस किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा मैथमेटिक्स है, इसके अलावा बायोलॉजी है। मुझे लगता है साइंस की ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन ब्रांचेस हैं। एक क्वेश्चन मेरे मन में है कि अरिस्टोटल ने आज के 2300 साल पहले जब बायोलॉजी की शुरुआत की थी, तो क्या उस समय से पहले किसी ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ की शुरुआत कर दी थी कि नहीं? और अगर किसी ने नहीं की थी तो अरिस्टोटल को मैं ये भी मान लूँगा कि ही स्टार्टेड द साइंस। तो इंटरेस्टिंग बात, बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अरिस्टोटल के समय तक ना तो प्रॉपरली फ़िज़िक्स की शुरुआत हुई थी, ना केमिस्ट्री की, ना मैथमेटिक्स की, और सबसे पहले साइंस की जिस ब्रांच की शुरुआत हुई थी वो बायोलॉजी थी। हाँ, एक बात इम्पॉर्टेंट है, हम थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते थे। आप जानते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी को साइंस नहीं कहा जाता, सिस्टमैटिक स्टडी को साइंस कहा जाता है। तो जानते हैं कि अरिस्टोटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए फादर ऑफ साइंस कहे जाते हैं। तो ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंस। वन थिंग मोर, ही स्टार्टेड द साइंस। एक बात और बताते आप हमें, एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक एनिमल साइंस जिसे जूलॉजी कहते हैं, एक प्लांट साइंस जिसे आप बॉटनी कहते हैं। अरिस्टोटल ने कौन सी ब्रांच पे काम किया था? चलिए ये भी तय कर लिया जाए। तो अरिस्टोटल स्टार्टेड द एनिमल साइंस। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरिस्टोटल ने साइंस की शुरुआत किया, अरिस्टोटल ने बायोलॉजी की शुरुआत किया, अरिस्टोटल ने जूलॉजी की शुरुआत किया, और ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एंड एक बात और है, आपको ये पता कैसे चला कि इन्होंने शुरुआत की थी? आज एक बात ये भी याद रखिएगा, जब भी किसी पुराने साइंटिस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो उनकी लिखी हुई किताब पढ़नी पड़ेगी। आज अगर आपको साइंस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जानते हैं क्या करना पड़ता है आपको? आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेलीफ़ोन कर सकते हैं, टीवी चैनल देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। लेकिन आज ये समय था, 2300 साल पहले इनमें से कोई विकल्प नहीं था। 23 साल पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? किताब लिखना। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ये बताएं कि अरिस्टोटल ने कौन सी किताब लिखी थी। शायद मैं ये भी कह पाऊँगा कि ये साइंस की सबसे पुरानी किताब है, साइंस की। तो अरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम मैं लिख रहा हूँ, और दिस बुक वाज हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और मुझे लगता है कि मैं इस पे आपसे दो क्वेश्चन पूछ के काम, आपको नाम से भी लग रहा होगा कि जूलॉजी की बात चल रही है। दूसरी एक बात और इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि ये हिस्टोरिया एनिमेलिया बायोलॉजी की सबसे पुरानी किताब है, हिस्टोरिया एनिमेलिया साइंस की सबसे पुरानी किताब है। और इस तरह से एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आपने अरिस्टोटल से शुरुआत कराई और कहा हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि बॉटनी की शुरुआत किसने किया? इन्हीं के एक स्टूडेंट ने किया था, और वो थे थियोफ्रास्टस। तो मैं उनका नाम भी लिख रहा हूँ कि थियोफ्रास्टस स्टार्टेड द प्लांट साइंस। ही इज़ कॉल्ड एज, इनका नाम, इनको कहा क्या जाए, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं।
एक बात और है, ये स्टूडेंट थे किसके? अरिस्टोटल के थे। आप कहोगे बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं आप कि वो उनके स्टूडेंट थे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट कहते समय ये कहना पड़ता है कि उसने अपने टीचर की कॉपी की थी। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आज आपको जाके अपने छोटे भाई को पड़ोस में किसी बच्चे को बॉटनी पढ़ानी हो तो क्या पढ़ाओगे? जो मैंने पढ़ाया है वही कॉपी कर देना। क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके पढ़ा देना। तो मुझे लगता है कि जो अरिस्टोटल ने पढ़ाया होगा इन्हें, वही थियोफ्रास्टस ने किसी हद तक कॉपी की होगी। चलिए मैं एक लाइन इनके बारे में और लिख लूँ। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। हिस्टोरिया प्लैनेटेरम। तो आप समझ भी गए होंगे कि नाम भी स्टूडेंट ने वही रखा जो उनके टीचर ने कहा था। जिस तरह से हिस्टोरिया एनिमलिया उनके टीचर ने नाम रखा था। ये बताइए बॉटनी की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? तो बॉटनी की सबसे पुरानी किताब जो है वो हिस्टोरिया प्लैनेटेरम है। फादर ऑफ बॉटनी ने लिखी थी। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ एक सेपरेट सेक्शन में मैं आपसे थोड़ी चर्चा किसी लेक्चर में करूँगा कि ये बताइए हमारे यहाँ किताबों में क्या लिखा हुआ था? क्या हम 2300 साल पहले साइंस नहीं जानते थे? हम साइंस जानते थे, लेकिन हमने साइंस पे कोई एक्सक्लूसिव वर्क नहीं किया था। इसीलिए मुझे फादर ऑफ साइंस नहीं कहा। आप जानते हैं हमारे यहाँ वेद आज के 3500 साल या 5000 साल पहले लिखे गए। दुनिया के सबसे पुरानी किताब वेद ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वेद को साइंस की ओरिजिनेटर नहीं माना जाता, क्योंकि वेद सोशल साइंस की किताब थी, वेद रिलीजन की किताब थी। वेद हमें लाइफ के तमाम कामों के बारे में सिखाता था जो सोसाइटी के लेवल पे थे, इसलिए हमने उसको साइंस की किताब नहीं माना। लेकिन अथर्ववेद में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में ढेर सारी बातें लिखी हुई थी, इसलिए मुझे लगता मुझे नॉलेज तो था लेकिन सिस्टमैटिक नहीं था। इस वजह से आप इसे साइंस की किताब नहीं कहते, वरना आज साइंस का जन्मदाता हमें ही कहा जाता, हम भारतीयों को कहा जाता। लेकिन इसके बावजूद भी तो ये साइंस की शुरुआत हुई। चलिए हम अपने उसी टॉपिक पर आते हैं और कह रहे थे कि लिविंग वर्ड के बारे में बात करेंगे, लिविंग बीइंग्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है, ये मैंने आपसे पॉइंट आउट किया था, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको लिख के बताई भी थी कि जो है इस तरह से हमारे चारों तरफ 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट बनानी होगी जिसके ज़रिए हम लिविंग बीइंग्स को पहचान सकें। लिविंग बीइंग्स को और किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। और यह है, जैसे अगर आपको पहचानना हो कि वे मोबाइल लेना है एक नया अच्छा सा, तो आप उसकी रैम बताएंगे, उसका कैमरा बताएंगे, उसकी बैटरी बताएंगे, उसका डिस्प्ले बताएंगे, उसके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बताएंगे, इसके अलावा उसकी मेमोरी बताएंगे, तब जाके आपको मोबाइल की पहचान हो पाएगी। तो इसी तरह से हर बात के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट चाहिए। उन कैरेक्टर्स की लिस्ट में तो हमें तो अपने आसपास लिविंग ऑब्जेक्ट्स पहचानने हैं और उन कैरेक्टर्स की लिस्ट पे बात करनी है। और इस तरह से और तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स पे डिस्कशन करना था कि व्हाट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। उसके कुल 6 कैरेक्टर्स की मैं लिस्ट बनाऊंगा। अच्छा, मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि हम लोग जो है ये बात कर सकें कि जो है, और जो एनसीईआरटी में डिस्कशन है और वो ये है, कह रहे हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये सारी बात है।
लेकिन मुझे लगता है कि हम अगले पेज पर आते हैं। दैट इज़ मोर बेटर टू से आप पहले इतने सारे स्टेटमेंट देने के बजाय आप उसमें से एक एक करके कैरेक्टर्स का चुनाव करिए और फिर बताइए कि कैसे जो है क्या होता है। चलिए तो हम इस स्लाइड के इस पार्ट पर आ गए और लिविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पे कह रहे थे। हमने 6 प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाई है और उनमें से एक एक करके बात करेंगे। तो इस तरह से अच्छा एक बात और है, जब मैं 6 कैरेक्टर्स आपको बता दूं तो आप उसमें से एक काम करेंगे कि प्रायोरिटीज़ तय करेंगे कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा और इस तरह से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक एक करके एक हमने देखे ये एक प्रॉपर्टी लिखी है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। ये ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है एंड कॉशियसनेस है। तो ये कॉशियसनेस है और इमर्जेंट, हमें लगता है हमने 6 प्रॉपर्टीज़ ली हैं। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? यानी अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें से इसमें से 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि आपको प्रायोरिटीज़ कैसे देनी है। द 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बीइंग क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉशियसनेस एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। मुझे 2 बातें इस पेज पे डिस्कशन करना है। एक तो आपको ये बताना था कि प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ दे कि मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी बताइए और आपसे 2 पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा ऑप्शन ये दे दे, तीसरा ऑप्शन ये दे दे, चौथा ऑप्शन ये दे दे, तो अब तो आपको सेलेक्ट एक ही करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि तय कर लीजिए कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी, दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी आप इस क्वेश्चन जानते हैं। मेरा आंसर होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको एक बार फिर से इन 6 प्रॉपर्टीज़ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं तो सबसे पहले मेरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ और क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। आप कहोगे कैसे कह सकते हैं? पहले मैं एनसीईआरटी की एक लाइन आपको सुना दूं। पेज नंबर 125 पे जो है दैट इज़ चैप्टर 8 सेल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी ने अपने पहली लाइन की शुरुआत की है और लिखा है कि वो कौन सी चीज़ है जो लिविंग में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है। फिर लिखा हुआ है कि द ऑब्वियस आंसर इज प्रेजेंस ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट ए सेल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है दैट मस्ट हैव अ सेल, चाहे वो एक सेल हो, ज़्यादा सेल हो, ढेर सारी सेल्स हों, दैट डजंट मैटर, कम से कम एक सेल होना चाहिए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको नाम लेके बताऊं, ये बताइए अमीबा में कितनी सेल्स हैं? तो आप कहोगे अमीबा में तो सिंगल सेल है, 1 सेल है, एक सेल है। अगर मैं आपसे कह दूं कि पैरामीशियम में कितनी सेल है तो आप कहोगे पैरामीशियम में भी तो एक ही सेल है, एक ही सेल है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि ये बताइए बैक्टीरिया में कितनी सेल हैं तो बैक्टीरिया में एक सेल है। और दूसरी बात आपसे एक और पूछ दूं कि ये बताइए कि आप ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स हैं तो एक जनरल नॉलेज भी आप याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में लगभग 10 टू द पावर 12 सेल्स हैं। आप चाहें शब्दों में कहना तो ट्रिलियन सेल्स कह सकते हैं। अगर आप इसको शब्दों में कहना चाहते हैं तो मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स कह सकते हैं।
millions 10 to the power 6, millions of millions 10 to the power 6 into 10 to the power 6 that is 10 to the power 12 cells are present और इस तरह से ये है। तो मुझे लगता है कि किसी भी लिविंग बॉडी को मिनिमम एक सेल का, बिना सेल के कोई लिविंग बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये है। इस पे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जब हम उस पेज पर पहुंचेंगे। नंबर 2 पे कॉशियसनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं इसका भी एक कॉमन एग्जाम्पल दूं आपसे कि मान लीजिए सड़क के किनारे कोई एक बॉडी पड़ी हो और आपको ये चेक करना हो कि वो ज़िंदा है या नहीं है। तो सबसे पहले आप उसे आवाज़ देते हैं, सबसे पहले आप उसे हिला डुला के देखते हैं। अगर उसने कोई प्रतिक्रिया दे दिया तो इसका मतलब वो ज़िंदा है। और इस तरह से तो ये जो है ज़िंदा चीज़ की पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या, कॉशियसनेस पे। और तीसरे नंबर पे मेटाबॉलिज्म पे। जो अभी मैं सड़क के किनारे डेड बॉडी या बॉडी की बात कर रहा था, आपने उसको हिलाया डुलाया और उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, जिसे आप कॉशियसनेस कहते हैं। तब आप उसके सांसें चेक करते हैं, तब आप उसका सर्कुलेशन चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, सांसों का चलना, ब्लड सर्कुलेशन का होना, डाइजेशन का होना, ये मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो इसका मतलब किसी भी ज़िंदा चीज़ को पहचानने के लिए हम ये है। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी थोड़ा कुछ लोगों को डाउट होता है कि कॉशियसनेस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता। अक्सर कभी सड़क पे रस्सी पड़ी रहती है, हमें शंका हो जाती है कि ये सांप है या, तो मैं क्या सबसे पहले उसको पकड़ के उसकी सांसें चेक करूँगा या सबसे पहले पत्थर मार के उसका कॉशियसनेस चेक करूँगा? ऑब्वियस है कॉशियसनेस इज़ बेटर। बट कभी कभी ऐसा होता है, आजकल लॉकडाउन और कोरोना काल में हम देख रहे हैं लोग सुबह बड़ी देर तक सोते रहते हैं। जब छत पे सो रहे होते हैं तो नीचे से माता जी अक्सर ये कहती हैं कि ज़िंदा हो कि नहीं हो, उठ के चले आओ। तो इस बात में भी ज़िंदा है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा? ऑब्वियस है, वो चिल्ला के कहेगा हाँ हम आ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन, दिस इज़ कॉल्ड कॉशियसनेस। और आप खुद ही सोचिए, सोते हुए किसी आदमी को आपने जगाया और उसने आपका हाथ झटक दिया, तो इसका मतलब वो ज़िंदा है। अब इसके बाद भी आप उसके ऊपर चढ़ के सांसें चेक करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कॉशियसनेस इज़ बेटर टू आइडेंटिफाई ए लिविंग बीइंग इन कंपैरिजन टू द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में। और इस तरह से दूसरी बात, इसके बाद मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और वो है दैट इज़ रिप्रोडक्शन है, फिर उसके बाद ग्रोथ है और फिर उसके बाद और लास्ट में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। वैसे एक बात है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने इन सब बातों को, ये सारी वर्ड्स आपके सुने हुए हैं। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉशियसनेस है, ये सारे वर्ड्स आपके सुने हुए हैं। लेकिन इमर्जेंट प्रॉपर्टी कुछ नया सा शब्द लग रहा, क्या पहले इसी को डिफाइन कर लिया जाए? वैसे मैंने इसको 6वें नंबर पे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे पहले डिफाइन करना चाहूँगा। ये अंग्रेज़ी भाषा का डिक्शनरी का एक शब्द है, आप उसे इमर्जेंस कहते हैं। इमर्जेंस का मतलब होता है उभर के किसी चीज़ का सामने आना, उसी को कहते हैं। मैं इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपको दूँ। कॉमन है, जैसे साइकिल चलती है, अगर मैं आपसे पूछूं साइकिल किस पार्ट की वजह से चलती है? हैंडल की वजह से, टायर की वजह से, पैडल की वजह से, व्हील की वजह से, चेन की वजह से। तो आप कहोगे नहीं, इनमें से अकेले कोई भी साइकिल को चला नहीं सकता है। ये सारे पार्ट्स जब मिलेंगे तो उभर के एक बात सामने आएगी, साइकिल चलने लगेगी। तो ये बताइए, इसी को कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कई चीज़ों के मिलने से जो नई बात सामने आती है उसे कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे मोबाइल है, जब भी कोई बात आती है तो मोबाइल में लोग अब मोबाइल नंबर पूछते हैं, सिम कार्ड की प्रॉपर्टी है वो, या क्या सिर्फ सिम कार्ड ले लें तो बात हो जाएगी? नहीं, सिम कार्ड भी होनी चाहिए, मोबाइल का कीपैड भी होना चाहिए,
डिस्प्ले भी होना चाहिए, रिंगटोन भी होनी चाहिए, बैटरी भी होनी चाहिए। जब सब आपस में मिलेंगे तब जाके एक नई बात सामने आएगी कि मोबाइल से बात हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल और दें। कभी कभी लोग कहते हैं चश्मा पहन के स्मार्ट लग रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये होता है कि ना तो आप स्मार्ट हैं ना आपका चश्मा स्मार्ट है। दोनों के मिलने से जो एक नई बात, इमर्जेंट प्रॉपर्टी आई, दैट इज कॉल्ड एज कि आप स्मार्ट लग रहे हैं। तो कभी कभी लोग कह देते हैं चश्मा लगा के स्मार्ट लग रहे हो, तो सामने वाला सोचता है उसकी बड़ी तारीफ़ कर दिया। ज़रा आप इस स्टेटमेंट की एनालाइज करके देखें, उसने आपको आपकी हकीकत बताई है कि आप स्मार्ट नहीं लग रहे हैं, सिर्फ चश्मा लगाने के बाद आप स्मार्ट लग रहे हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, और लिविंग बॉडी में भी ऐसा होता है। तो ये है, हम इमर्जेंट प्रॉपर्टी के बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये यहाँ पे देखिएगा 3-4 वर्ड्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और वो ये हैं। हाँ, एक बात और है, चश्मा लगा के स्मार्ट लग रहे थे। क्या ऐसा भी हो सकता है चश्मा बगल में रखा हो और स्मार्ट लगे? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब होता है कि मिलने से होगा। साइकिल वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्या ऐसा आपको लगता है कि साइकिल के सारे पार्ट्स अलग अलग शॉप में रखे हों तो चलने लगे? नहीं, उनके मिलने से होगा, उनके इंटरैक्ट करने से होगा। कभी कभी घर में देखें, छोटे भाई बहन आपस में लड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लड़ने के, तो घर के लोग जब उस झगड़े का जो है रोकथाम करते हैं, जब इस पे कमेंट करते हैं, तो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती हैं कि तुम दोनों अलग अलग क्यों नहीं बैठते हो। इसका मतलब अलग अलग बैठेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, यानी साथ रहेंगे तभी होगा। दूसरे अगर साथ बैठे हैं तो भी लोग कहते हैं कि तुम एक दूसरे से बातें क्यों करते हो, तब भी झगड़ा ना होता। इसका मतलब 2 शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो साथ होना चाहिए और दूसरे इंटरैक्ट करना चाहिए, तब जाके नई प्रॉपर्टी सामने आएगी।